हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हाई एजुकेशन जोन पर। और आज हम आप सबके लिए इंडिया जीके की सीरीज लेके आए हैं। इससे पहले जो है इंडिया जीके की 10 सीरीज हम चैनल पे डाल चुके हैं बच्चों, तो उनको भी आप एक बार जाकर जरूर देखना। और सीरीज में हम वही क्वेश्चन ऐड करते हैं जो HSSC एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है। बाकी तीनों गुफाएं जो हैं, भज की गुफाएं, बेडसा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। बाघ की गुफाएं जो हैं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत के दक्षिणी भाग में जो है बाघ की गुफाएं स्थित हैं। और इनकी खोज किसने की थी? तो डेंजर फील्ड ने जो है 1818 में इनकी खोज की थी। डेंजर फील्ड ने इनकी खोज की थी बाघ की गुफाओं की 1818 में। और एक अनटच क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, तीसरा क्वेश्चन ये है ना, 9 गुफाओं का समूह है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाघ की गुफाएं कितने गुफाओं का समूह है, तो 9 गुफाओं का ये समूह है। और बौद्ध धर्म से ही संबंध है इनका, बाघ की गुफाओं का। और 5वीं से 6ठी जो है शताब्दी के बीच में जो है इनका निर्माण करवाया गया था। और इनको बाघ की गुफाएं क्यों कहते हैं? जब बौद्ध धर्म का पतन हो गया था ना, तो मनुष्य इन गुफाओं को भूल गया था और फिर यहाँ पे ना बाघ रहने लगे थे। बाघों का निवास स्थान बन गया था ये गुफाएं, तो इसलिए इनको बाघ की गुफाएं कहा जाता है। भज की गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र के जो पुणे है ना, महाराष्ट्र का पुणे, वहाँ पे लोनावाला के पास स्थित है। महाराष्ट्र के पुणे में लोनावाला के पास स्थित है ये भज की गुफाएं। और बौद्ध धर्म से ही संबंध रखती हैं ये भी। और 22 गुफाओं का समूह है ये, 22 गुफाएं हैं ये भज की गुफाएं। और बेडसा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। बेडसा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र के पुणे में एक स्थान है, मावल तालुका जो स्थान है महाराष्ट्र के पुणे में, मावल तालुका, वहाँ पे जो है ये बेडसा गुफाएं हैं। बौद्ध धर्म से संबंध है इनका भी। और एलोरा की गुफाएं ना, एलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में है। और इनको है ना यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है एलोरा की गुफाओं को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ से बनता है बच्चों। और 34 गुफाओं का समूह है ये एलोरा की गुफाएं जो है, ये 34 गुफाओं का समूह है। उनमें से है ना 17 तो ब्राह्मणों को जो है ना समर्पित है, और 5 जैनों को समर्पित है, 12 बौद्धों को समर्पित है। ये 34 गुफाओं इस तरह से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा बच्चों डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है इब्न बतूता भारत आया था। और इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? तो अफ्रीका महाद्वीप में एक मोरक्को देश है, वहाँ का जो है ये रहने वाला था इब्न बतूता। और इसने ना इब्न बतूता ने एक पुस्तक की रचना भी की थी जिसका नाम है रेहला। रेहला नामक पुस्तक जो है इब्न बतूता ने लिखी थी। पूछा जा सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने कब भारत पर आक्रमण किया? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों बी, 1398। तैमूर लंग ने जो है 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा बच्चों सी, मलिक कफूर। मलिक कफूर की जगह कई बार आपको मलिक खफूर भी लिखा मिल सकता है, ख लिखा मिलता है क की जगह। तो मलिक जो कफूर थे ना, इनको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का मिशन सौंपा था। और ना मलिक कफूर को ना 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अलाउद्दीन जो खिलजी है ना, इन्होंने गुजरात से इनको 1000 दिनार में खरीदा था मलिक कफूर को, इसलिए इनको जो है 1000 दिनारी भी कहते हैं। और जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये अपने आप को दूसरा अलेक्जेंडर भी कहता था। अपने आप को दूसरा अलेक्जेंडर कौन कहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी कहता था। और इसने ना मदिरा के सेवन पे भी जो है प्रतिबंध लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक के लेखक ईश्वर दास है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों ए, सत्यवती कथा। ईश्वर दास ने जो है सत्यवती कथा पुस्तक की रचना की थी। और अगर इसकी भाषा पूछे कि ये किस भाषा में है, तो सत्यवती कथा की रचना जो है ना ईश्वर दास ने अवधी भाषा में की थी। अवधी भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ से बनता है। और है ना जो तुलसीदास थे ना, उन्होंने ना सत्यवती कथा को सबसे प्राचीन कृति माना है अवधी की। तुलसीदास ने सत्यवती कथा को अवधी भाषा की सबसे प्राचीन कृति या विधा माना है। और ना ये मत सोचना कि ये हिंदी के लिटरेचर का क्वेश्चन हमारे क्या काम आएगा।
तो देखो अभी आपने ग्राम सचिव का जिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था तो उसमें है ना हिंदी में लिटरेचर ही पूछा गया था, ग्रामर बिल्कुल नहीं पूछ रखी थी, बस 2 या 3 नंबर की पूछ रखी थी मुश्किल से, बाकी सब है ना लिटरेचर ही पूछ रखा था। तो आप हिंदी का जो ऊपर ऊपर का लिटरेचर है ना वो पढ़ सकते हैं, ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्राम सचिव के एग्जाम में अभी आपने देखा था सारा लिटरेचर ही पूछा हुआ था, व्याकरण नहीं पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रस रतन जो पुस्तक थी ना इसकी रचना किसने की थी बच्चों? पूहकर ने इसकी रचना की थी, पूहकर ने रस रतन की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अश्यक से किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए, अर्जेंटाइन। अर्जेंटाइन जो है इसका राइट आंसर रहेगा, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइन अश्यक से किया जाता है। और साइनाइड क्या है? साइनाइड ये है चांदी का निष्कर्षण का जो प्रक्रिया है ना, चांदी के निष्कर्षण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो साइनाइड कहलाती है, क्योंकि इसमें है ना सोडियम साइनाइड, साइनाइड का जो है सोडियम साइनाइड के घोल का उपयोग किया जाता है इस प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाटाइज बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों बी, थोरियम। मोनाटाइज बालू में जो है ना थोरियम खनिज पाया जाता है। और ना ये HSSC के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, आगे भी पूछा जा सकता है बच्चों, तो इसको अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ओस्मियम है ना ये सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किन पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी, लाइकेन जो है कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बने होते हैं, लाइकेन जो पौधा होता है। और है ना लाइकेन है ना ये वायु प्रदूषण का सूचक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों ए, सिलिकॉन। कंप्यूटर की आईसी चिप जो है सिलिकॉन की बनी होती है। और जो प्रोग्राम लॉजिक होता है ना, प्रोग्राम लॉजिक और कंप्यूटर की मेमोरी के लिए जो है इस चिप बनाई जाती है ये, और सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों बी, 1971। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है 1971 में लागू हुई थी। और मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति भारत में कब लागू हुई थी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देके जाना, और ना अपने आप को जज किया करो कि जितने क्वेश्चन मैं डालती हूँ उसमें से आपके कितने ठीक हुए हैं, और ना उसको कमेंट में बताया करो हमें। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति या फिर IS जो पद्धति है वो कब लागू हुई थी? तो 1971 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने जो है उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था। और अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आई हो ना, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करके जाना, और शेयर भी जरूर करना वीडियो को बच्चों, इससे हमारी हेल्प होती है। और है ना अगर चैनल पे आप नए हैं ना तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों सी, साइकस। साइकस से जो है ना साबूदाना प्राप्त होता है। और साबूदाना को इंग्लिश में है ना सागो कहा जाता है, सागो, और ये साइकस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए, 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। अब सोचेंगे कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, हमें आता है, लेकिन है ना कई बार रिपीट हुआ है ये। और ना एक बार इस क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लिया था, जैसे लंबाई चौड़ाई का अनुपात तो जो है 3:2 है। और अगर एक बार उसने एग्जामिनर ने क्या किया था, ये पूछा गया था ये क्वेश्चन, उसने ना चौड़ाई पहले लिख दी थी। उसने क्वेश्चन ऐसे पूछा था, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की चौड़ाई लंबाई का अनुपात क्या है? उसने चौड़ाई पहले लिख दी, लंबाई बाद में, तो फिर आंसर हमारा चेंज हो जाता है, फिर 2:3 हो जाता है। बट आपको पता है ना बच्चे तो बस रट्टा मारते हैं, उनको तो ये है कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और यही आंसर होगा। उन्होंने ना इस पर टिक कर दिया और फिर सबका गलत हो गया था, क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन को पलट दिया था। उसने लंबाई चौड़ाई का अनुपात ना पूछकर चौड़ाई लंबाई का अनुपात पूछा था, जिससे कि फिर 2 आगे आ जाता है। तो ना एक बार क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़ा करो पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर किसके शासनकाल में बनाए गए? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों सी, चंदेल।
चंदेल जो शासक थे उनके शासनकाल में जो है खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था और चंदेलों ने ही खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। और कहाँ पे है ये खजुराहो मंदिर? तो ये एमपी में है। छतरपुर जिला है ना जो एमपी का, छतरपुर जिले में है ये एमपी में खजुराहो मंदिर। और है ना ये पूछे कि किस ईस्वी में जो है इनका निर्माण किया गया था, तो 950 ईस्वी और 1050 ईस्वी के बीच में जो है चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्लोल निम्नलिखित प्रभाव में से सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक नाम था। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों ए, बांग्ला। कल्लोल जो है निम्नलिखित प्रभाव में सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक का नाम था, तो बांग्ला का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ भांगड़ा किस गायक को कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह को जो है प्रिंस ऑफ भांगड़ा कहा जाता है। सुखबीर सिंह जो एक पंजाबी गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कबीर की रचना है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों डी, बीजक। बीजक जो है वो कबीरदास की रचना है और इसके ये 3 भाग है इसके, साखी, शबद, रमैणी। साखी, शबद, रमैणी। और दोहावली किसकी रचना है? ये तुलसीदास की है। और इसमें है ना तुलसीदास के दोहों का संग्रह मिलता है बच्चों, तुलसीदास के दोहों का संग्रह जो है दोहावली में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों बी, आटाम थुलाल जो है, आटाम थुलाल नृत्य को जो है जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था। और कहाँ पे किया जाता है ये नृत्य? तो ये केरल का नृत्य है, आटाम थुलाल, केरल का। और ना इसको 18वीं शताब्दी में ना कुंचन नामबियार ने स्थापित किया था। किसने किया था? 18वीं शताब्दी में कुंचन नामबियार थे, नामबियार जो थे ना उन्होंने इस नृत्य को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों ए, रंगनाथ स्वामी मंदिर। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है ना भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। और है ना ये मंदिर है ना द्रविड़ शैली में निर्मित है, द्रविड़ शैली में जो है इसको निर्मित किया गया इस मंदिर को। और रंगनाथ स्वामी को है ना विष्णु का अवतार माना जाता है। और है ना ये कहाँ पे स्थित है? अगर ये पूछे तो तमिलनाडु में स्थित है ये रंगनाथ स्वामी मंदिर। और अगर ये पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो अंकोर वाट मंदिर जो है ना विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर जो है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। और ये कहाँ पे है अंकोर वाट मंदिर? तो ये कंबोडिया में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कथाओं के अनुसार धूम्रवर्ण किसका अवतार है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी, गणेश। भारतीय कथाओं के अनुसार धूम्रवर्ण जो है गणेश का अवतार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपचार कूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा बी, मिजोरम। चपचार कूट त्योहार जो है मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ए, अमृतसर। अमृतसर को जो है ना पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा रहेगा बच्चों डी, कर्नाटक। यक्षगान जो है ना कर्नाटक का लोक नाटक है, कर्नाटक प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का कौन सा अध्याय कौरवों और पांडवों के बीच शांति लाने के लिए निष्फल प्रयासों से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों ए, उद्योग पर्व। उद्योग पर्व जो अध्याय है ना ये जो है कौरव और पांडवों के बीच शांति लाने के लिए निष्फल प्रयासों से संबंधित है, उद्योग पर्व अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बच्चों ए, कल्लाईनाथ। कल्लाईनाथ जो है ना बांध है ये भारत का सबसे पुराना बांध है। और अगर ये पूछे कि कल्लाईनाथ बांध किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में है ये कल्लाईनाथ बांध। और किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। यानी कि भारत का सबसे पुराना बांध कल्लानाई जो है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना हुआ है। और ना विश्व का भारत का तो ये सबसे पुराना बांध है कल्लानाई, और विश्व का चौथा सबसे पुराना बांध है ये कल्लानाई। और अलमाटी जो बांध है ये कहाँ पे बना हुआ है? अलमाटी बांध है ना ये कर्नाटक में बना हुआ है। और कौन सी नदी पे? तो कृष्णा नदी पे बना हुआ है। और कल्लानाई कावेरी नदी पे बना हुआ है।
और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे बना हुआ है और कर्नाटक में स्थित है। और कल्लानाई बांध को ना एक और नाम से भी जानते हैं, ग्रेड ग्रेड जो है ना, ग्रेड एनिकेट भी जो इसको कहा जाता है, इस बांध को ग्रेड एनिकेट कल्लानाई बांध को